आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का 4th लेसन, औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकीकरण मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा युग या ऐसे समय की शुरुआत जब उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कंपनियां, बहुत सारे जब उद्योग धंधे विश्व में आ गई, व्यापक पैमाने पर पूरी दुनिया जब इनसे जुड़ गई, पूरी दुनिया में फैक्ट्रियों का जब शुरुआत हुई, उसको बोलते हैं हम औद्योगिकरण की शुरुआत। नया युग, आज का युग। ये फोटो ध्यान से देखिए, ये क्या है पहले इसके बारे में बता देती हूँ। ई टी पॉल कंपनी का नाम है। कौन सी कंपनी? म्यूजिक कंपनी है ई टी पॉल। ई टी पॉल एक म्यूजिक कंपनी है। उसने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। एक किताब प्रकाशित छपवाई थी इसका मतलब। और संगीत की थी, क्योंकि ये संगीत कंपनी थी, म्यूजिक कंपनी थी। और कंपनी का नाम था ई टी पॉल। और उस किताब का नाम क्या था? उस किताब की जो तस्वीर थी, जैसे कोई भी बुक होती है तो बुक के बाहर हमें उसको देख के ये पता चल जाता है कि ये बुक इसमें किसके बारे में होगा। कोई फोटो होती है, साथ में कुछ लिखा भी होता है। तो ऐसे ही ये जो किताब थी, इस पे लिखा था नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये देखिए, ये किताब का कवर एक तरीके से आप ये देखिए। इस कवर पे क्या है, क्या लिखा है? डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब एक नई सदी की शुरुआत। ये इसमें एक देवी की मूर्ति दिख रही है, प्रतिमा दिख रही है, फोटो दिख रही है। ठीक है। अब ये इसका मुंह किस साइड है? इधर है। इसका मतलब ये भविष्य की ओर देख रही है, आने वाला जो समय है ये उसकी ओर देख रही है। और इसके एक हाथ में, यह देवी हाथ में नई शताब्दी की, इसके हाथ में नई शताब्दी का ध्वज ध्वज है। और दूसरा क्या है इसमें? इसका जो पाँव है वो देखिए इस पहिए पर है। और ये जो पहिया, ये किसका प्रतीक है? ये समय का प्रतीक है कि समय आगे बढ़ रहा है। और उसकी जो उड़ान है वो उड़ कहाँ रही है? आगे की ओर, भविष्य की ओर। और जो उन्नति के चिन्ह वो कौन से हैं? उसके पीछे जो हमें दिख रहा है, रेलवे है, फैक्ट्रियां है, प्रिंटिंग मशीन है, कारखाने हैं। कुल मिला के ये किताब हमें क्या दिखाती है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, समय के साथ साथ तरक्की हो रही है, उद्योग धंधे पनप रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक आ रही है, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस, कारखाने इत्यादि। तो इसके बारे में इसमें बताया है। पहले इस शब्द का मतलब आपको समझा देती हूँ, फिर आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। प्राच्य क्या है? प्राच्य शब्द जो आया है, इसका मतलब क्या है? भूमध्य सागर के, भूमध्य जो सागर है हमारा, उसके पूर्व में जो स्थित देश है उसको हम प्राच्य, उसके लिए शब्द यूज करते हैं। ज्यादातर एशिया, जैसे भारत है, भारत एशिया का देश है, तो इन देशों के लिए हम प्राच्य शब्द का यूज करेंगे। अब दूसरी तस्वीर क्या दिखा रही है, देखिए। इसमें दो जादूगर है। अब वो क्या क्या दिखा रहे हैं? ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है। प्राच्य मतलब जैसे एशिया के जो देश है, अभी मैंने बताया ना, एशिया के जो देश है वो प्राच्य देश में आ जाएंगे। तो उन देशों के बारे में दिखा रहा है। और उसने क्या किया है, अपने हाथ में जो चिराग है उसको रगड़ कर एक बहुत सुंदर से, बहुत शानदार भवन का निर्माण, महल का निर्माण किया, भव्य महल। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है, ये मैकेनिक है। मैकेनिक क्या काम करता है? पुल बनाना, पानी के जहाज, मीनार, बड़ी बड़ी इमारतें। तो जो अलादीन है वो किसका प्रतीक है? पूरब और अतीत का प्रतीक है। और मैकेनिक क्या है? वो पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। अब इन दोनों फोटो, इस चित्र में दो फोटो दिखाई है, दोनों के द्वारा क्या दिखाया गया है? एक थोड़ी पुरानी चीजें दिखा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें, मीनार, अ, और क्या नाम है, नहीं सॉरी, पहला जो है वो क्या दिखा रहा है? महल दिखा रहा है। महल मतलब राजा महाराजा जैसे रहते थे। और जो दूसरा वाला मैकेनिक है वो आज के समय की चीजें दिखा रहा है। आज के समय में क्या क्या होता है, जैसे जहाज है, पानी के जहाज है, पुल है, ये पहले तो नहीं होते थे ना। मीनार है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो ये दोनों, एक पहले का समय दिखा रहा है, अतीत के बारे में हमें बता रहा है। दूसरा हमें आज के समय में जो तरक्की हुई है, जो जो चीजें बनी हुई है तरक्की के बाद, उनको दिखा रहा है। उसके बाद देखिए, मेन मकसद क्या है? ये जो फोटो आपको दिखी है, इससे पहले वाली भी जो फोटो आपने देखी है,
ये धीरे धीरे हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार दुनिया पहले थी और धीरे धीरे औद्योगिकरण जब आया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या तरक्की हुई, किस किस क्षेत्र में तरक्की हुई। अब आता है औद्योगिक क्रांति के बारे में हम इस लेसन में देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या था। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जहां पर भी हम ये शब्द देखते हैं, इसका मतलब हम क्या लगाते हैं, फैक्ट्रियों से, कारखानों से, कंपनियों से। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से बात होता है। अगर हम ये कहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन हो रहा है तो उससे हमारा मतलब क्या होता है कि कंपनियों में कुछ चीजें बन रही है, फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिक मजदूर कौन से होते हैं, जो उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। मतलब औद्योगिकरण का अगर हम इतिहास देखें, सबसे पहले जो फैक्ट्री बनी होगी उनसे इनकी शुरुआत होती है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। इंग्लैंड और यूरोप में जब फैक्ट्रियां नहीं आई थी, उससे पहले भी वहां पे बड़े लेवल पर उत्पादन होता था। लेकिन यह जो उत्पादन होता था ये फैक्ट्री में नहीं होता था। ये उत्पादन जो होता था वो फैक्ट्री में नहीं होता था, जिसको हमने नाम दिया है आदि औद्योगिकरण। मतलब पुराने तरीके से अ, उत्पादन किया जाता था। उत्पादन तो उस समय भी होता था, लेकिन अभी जैसे मशीनों से बहुत फैक्ट्रियाँ होती है, उसमें बहुत सारी मशीनें होती है, उनसे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उत्पादन तो तब भी होता था, लेकिन पहले ये सुविधा नहीं थी, तरीका अलग था। क्या था? वे किसान और कारीगरों को पैसा देते थे, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। जो सौदागर होते थे वो क्या करते थे, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सामान को ले जाके दूसरी जगह बेचते थे, वो क्या करते थे, किसान और कारीगरों को पैसे देते थे और अपने लिए फिर सामान बनवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स गिल्ड्स होता है व्यापारियों का समूह, काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों के आने को रोकते थे। शासक ने भी विभिन्न गिल्ड्स की खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। देखो, ये देखिए पहले क्या होता था। जो उत्पादन का काम है वो तो पहले भी होता था। आज के टाइम में क्या फैक्ट्रियां है, बहुत सारी नई नई तरीके की मशीनें का यूज करके फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है। पहले क्या होता था, जिसको उत्पादन कराना होता था वो क्या करता था, किसानों को और जो कारीगर होते थे उनको पैसा देके उत्पादन करवाते थे। उनके पास कोई खास हाथों से बना हुआ सामान ज्यादातर बनाया जाता था। और शहरों में जो थे वो बहुत सारे व्यापारियों के समूह जो थे वो बहुत ताकतवर होते थे। ये ध्यान रखते थे कि ये सबसे मेन तो क्या था, ये जो गिल्ड से ये क्या करते थे, कारीगरों को ट्रेनिंग देते थे। वो जिन सामानों का उत्पादन करेंगे उस पर ध्यान रखते थे कि वो सामान उत्पादन जिन सामानों का उत्पादन कर रहे हैं वो हमें मिले। वही तय करते थे इसका कितना पैसा मिलेगा तुम्हें। तो वो क्या करते थे, नए जो लोग थे उनको इसमें आने से रोकते थे, क्योंकि अगर ऐसे हो गया तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो चाहते थे कि जो किसान है या जो कारीगर है वो सिर्फ उनके लिए काम करे, वो अपने हिसाब से उनको ट्रेन करते थे और जिन वस्तुओं को वो उत्पादन करते थे वो उनकी कीमत भी खुद ही तय करते थे। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात से चलता। ये जो सौदागर आते थे ये शहरों में रहते थे, लेकिन इनके लिए काम कहाँ होता था, गाँव में होता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स, इंग्लैंड स्टेपलर्स किसको बोलते थे, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे। स्टेपलर कौन होते थे, वो व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था। जैसे एक जैसे रेशो को एक बंच बनाना, एक अलग अलग छाटना। जो स्टेपल्स क्या करते थे, जो रेशो के हिसाब से जो ऊन थी उनको स्टेपल करते थे। फुलजर्स ये क्या होते थे, देखो स्टेपल्स क्या करते थे, सूत काटने इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यवसायी थे वो स्टेपलर से ऊन खरीदते थे, जो अलग अलग रेशों को
अलग अलग कर देते थे ऊन को अलग अलग रेशों के हिसाब से, और फिर उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर फुलझड़स और रंग साजो, मतलब अलग अलग कलर करवाना, जैसे ना कलर करवाते हैं, फूल करता है, यानी चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है। चुन्नटों के सारे कपड़े को मतलब डिजाइन बनाना अलग अलग तरीके के, उस तरीके का काम होता था। उसके बाद होता था कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कपास और ऊन आदि रेशों को कताई, ऊन जब कपास या ऊन को कताई के लिए दिया जाता है, कताई का काम जब उनके लिए किया जाता है उसको कार्डिंग कहा जाता है। तो स्टेपल्स क्या करते थे? ऊन के जो रेशे उनको अलग अलग करते थे। फूलर्स क्या करते थे? ये चुन्नटों के सारे कपड़ों को समेटता था। और कार्डिंग क्या करते थे? कताई का काम। क से कार्डिंग, क से कताई का काम। उसके बाद पहले, आज के समय में क्या है, जब कोई किसी चीज का उत्पादन किया जाता था वो कारखानों में होता है, कंपनी में होता है। लेकिन पहले क्या होता था, वो घरों में होता था, उत्पादन घरों में किया जाता था। 20-25 मजदूर काम करते थे मिलके। इसका मतलब एक सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर होते थे काम करवाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे कारखानों का उदय कब हुआ? कपास जो था, कॉटन, सबसे पहले जो कपास था, यह एक नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। कई आविष्कार हुए 18वीं शताब्दी में, जैसे उत्पादन प्रक्रिया कार्डिंग, मतलब कताई करना, कि हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। पहले से ज्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड ऑकराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की। देखिए, कई बार ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? रिचर्ड आर्कराइट ने। या फिर रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घर घर पर ही करते थे। लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे और एक ही मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। अब धीरे धीरे क्या शुरुआत हुई? अब का पहले काम घरों में होता था, अब फैक्ट्री में होने लगा। इकट्ठे मजदूर इकट्ठे एक ही जगह पे रहते थे, वहीं फैक्ट्री में काम करते थे। तो जो फैक्ट्री का मालिक था उसके लिए क्या आसान हो गया कि वो सब पे निगरानी रख सकता था। ये देखिए, पहले सूती उद्योग और कपास उद्योग जो था, सबसे पहले यही विकसित हुआ था। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 1840 के दशक में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? कपास। कपास के बाद आया हमारा लोहा और स्टील। पहले कपास था लेकिन बाद में लोहा और स्टील इससे आगे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले कपास उद्योग बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद लोहा और स्टील उद्योग में भी काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में इसके उपनिवेशों में रेलवे का फिर धीरे धीरे क्या हुआ? रेलों का विस्तार हुआ। रेलों के विस्तार से और आसानी हो गई। जिन वस्तुओं का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे बेचना आसान हो गया, आसानी हो गई भेजने में। अब लोहे और स्टील की जरूरत भी तेजी से बढ़ी क्योंकि रेलवे में भी इनका यूज होता है। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड पहुंच गया। देखिए, इसमें हमें क्या बताया है कि सूती उद्योग और कपास उद्योग जो थे वो सबसे ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, लेकिन साथ साथ फिर लोहा और स्टील उद्योग भी पनप गया यहाँ पे। इसमें भी काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। धीरे धीरे रेलों का विकास हुआ और इसकी मांग, किसकी? लोहे और स्टील की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। देखो, फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई, उद्योग धंधे आ गए, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि लोगों ने हाथों से काम करना बंद कर दिया। काम अब भी हो रहा था। खास तौर पे जो कपड़ा उद्योग था वो काम ज्यादातर लोग घरों से ही करते थे। तीसरा, परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी।
लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पोल्ट्री, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजार औजार के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। उसके बाद प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय ढंग से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी, सौदागर और व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती। देखिए, अभी हर चीज का जैसे फायदा होता है, कुछ नुकसान भी होता है। फैक्ट्री आई, काम तेजी से हुआ, मालिकों के लिए फायदा होगी, एक ही जगह पे मजदूर काम करते थे, उनकी देख रेख करने में आसानी हुई, काम भी जल्दी हुआ। लेकिन उसका नुकसान क्या था? एक तो खर्चा ज्यादा आता था, बीच में मशीन खराब हो जाती थी और काम ज्यादा सफाई, एक तो हाथ से जो काम होगा वो ज्यादा, जैसे कपड़े का काम है, जो बुनकर हाथ से कपड़े का काम करते थे वो बिल्कुल सफाई से बारीक काम किया जाता था, मशीनों में उस तरीके का काम नहीं होता था। फिर मशीनें महंगी हो जाती थी, महंगी भी होती थी दूसरा। तो जो सौदागर और व्यापारी होते थे वो एक एक कदम फूक फूक कर रखते थे। जेम्स वोट जो थे, उन्होंने जेम्स वोट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में किसने सुधार किया? जेम्स वोट ने। न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में किसने सुधार किया? जेम्स वोट ने। और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इसका मॉडल का उत्पादन उसके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया। इस मॉडल का उत्पादन उसके दोस्त, जो भाप का इंजन है उसका, इस मॉडल का जो उत्पादन था उनके दोस्त मैथ्यू बुल्टन ने किया। पर सालों तक उसको कोई खरीदने ही नहीं आया, खरीदार ही नहीं मिला। शुरुआत में ये सिर्फ 321 इंजन थे, जिनमें से 80 सूती उद्योग के थे, 9 ऊनी उद्योगों के थे और बाकी खनन और नहर निर्माण और लोह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की क्षमता, जो चीज बढ़ा रही थी कौन? भाप के इंजन, ये मशीन, उनको प्रयोग करने में जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक थे, उद्योगपति थे, वो भी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि खर्चा बहुत था, बीच में खराब हो जाती थी मशीनें, काम भी सफाई से नहीं होता था इतना। तो देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? जेम्स वोट ने किसके द्वारा बनाए गए इंजन की शुरुआत की? तो न्यू कॉमन, या न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप इंजन की सुधार किसने किया? जेम्स वोट ने। इस मॉडल का उत्पादन किसने किया? मैथ्यू बुल्टन ने। तो इसमें हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? कई बार बीच में से एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों का समूह। स्टेपर्स, पुलर, कार्डिंग, ये क्या है? सबसे पहले किसका उत्पादन हुआ था? कपास का शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमारा इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, सूती वस्त्र उद्योग के विषय में बताइए। तो पूरा पैराग्राफ आपको लिखना होगा। स्टील और लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बताइए, उसमें वो पूरा आ जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग में आपको ये सारा लिखना है। अब आएगा हमारा हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विल थॉर्न मौसमी काम की तलाश में, जब मौसमी काम मतलब जब मौसम के अनुसार, जैसे जो मजदूर मौसमी काम की तलाश में, जब एक मौसम में उनको काम मिल जाता है और किसी मौसम में उनको काम नहीं मिलता, इसको मौसमी काम कहते हैं। और इसके इस तरीके का जो काम करने वाला मजदूर थे, वो एक जो फेमस नाम था वो क्या था? विल थॉर्न। बेरोजगारी की आशंका के कारण जो मजदूर थे वो नई नई प्रौद्योगिकी से क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अगर ऐसा हुआ, नई नई मशीनें आ गई तो हमारा तो काम खत्म ही हो जाएगा, जहाँ 10 मजदूर काम करते हैं वहां तो एक से काम चल जाएगा, तो बेरोजगार हो जाएंगे। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी का मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, स्पिनिंग जो जेनी मशीन थी वो किस में यूज होती थी?
ऊन उद्योग में। तो जो हाथ से काम करने वाले औरतें थी उनको वो इस तरीके की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इससे वो बेरोजगार हो गई। आपको इसमें मेन क्या याद रखना है, स्पिनिंग जेनी क्या थी, ये मशीन ऊन का ऊन उद्योग से संबंधित थी। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी स्पिनिंग जेनी, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा। कब बनाई गई थी, 1764 में। स्पिनिंग जेली मशीन, देखिए आपको साथ साथ में बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस बता रही हूँ जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। स्पिनिंग जेलनी जो मशीन थी वो किससे संबंधित थी, एक तो ऊन के उद्योग से संबंधित थी। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना किसने की थी, तो जेम्स हरग्रोव्स, सॉरी हरग्रीव्स, जेम्स हरग्रीव्स ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1764 में। फिर आता है हमारा उपनिवेशों में औद्योगिकरण। जो अ, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, जो देश गुलाम थे किसी न किसी देश पर जिसका अधिकार था, किसी को मतलब किसी देश को जब किसी ने कब्जे में ले रखा था अपने, उसको गुलाम बना रखा था, ऐसे देश में औद्योगिकरण का किस प्रकार से विस्तार हुआ। देखो भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। भारत में जो कपास पैदा होता था वो बड़ा बारीक कपास होता था, महीन किस्म, महीन मतलब बारीक होता था। आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेके आए थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। गुजरात के तट पर जो स्थित गुजरात के तट पर स्थित जो सूरत बंदरगाह है उसके जरिए जो भारत था वो लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। भारत की जो खाड़ी थी वो लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ी हुई थी, किसके कारण, सूरत बंदरगाह के कारण। और वो कहाँ था, गुजरात में था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। ये व्यापारिक केंद्र थे, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। जैसे गुजरात में आता है तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह था, सूरत बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह था, सूरत बंदरगाह। और अगर आते हैं भारत खाड़ी किसके जरिए, लाल सागर से जुड़ी थी, लाल सागर बंदरगाह से, तो सूरत बंदरगाह के जरिए। या फिर जो सूरत बंदरगाह था उसने बंगाल खाड़ी को किससे जोड़ा था, लाल सागर के बंदरगाह से। दूसरा, कोरोमंडल तट पे कौन था, मछलीपट्टनम था। और बंगाल में हुगली, इनसे व्यापार बड़ी भारी मात्रा में किया जाता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। व्यापारी क्या करते थे, अपना पैसा खुद पैसा लगाते थे, क्योंकि लोगों के, किसानों के पास या मजदूरों के पास तो इतना पैसा होता नहीं था। पैसा लगाते थे, चीज बनवाते थे और उन सामानों को फिर ले जाकर दूसरी जगह पर बेच देते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों की को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उन्हें बंदरगाह तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति। देखिए इसमें होता क्या था, वही है, इसमें सौदागर या जो व्यापारी थे वो पैसा लगाते थे, मजदूरों या किसानों को पैसा देते थे, सामान बनवाते थे अपना, और फिर उसको लेके दूसरी जगह पे बेच देते थे। लेकिन ये काम 1750 के आसपास, 1750 के दशक में ये धीरे धीरे कम होने लगा। कंपनी, अब किस कंपनी की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी और दलालों को खत्म करने और बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई इसने क्या कोशिश की, अब तक जो बुनकर थे या जो मजदूर थे उन पर किसका नियंत्रण, सौदागरों का था, मतलब व्यापारियों का था, दलालों का था। अब इस कंपनी ने उनको साइड किया, उनको हटाया और अपने हाथ में सीधा नियंत्रण स्थापित किया। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया जिनको कहा जाता तो गुमाश्ता, इनको सैलरी दी जाती थी। कंपनी ने क्या किया, अब से पहले जो सौदागर अपना पैसा लगा के इनसे काम करवाते थे और सामान को जाके बाहर बेचते थे। अब जो ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई तो उसने क्या किया, इनको सीधा नियंत्रण, मतलब बुनकरों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, सीधा अपना नियंत्रण स्थापित किया, डायरेक्ट बात करते थे।
और बुनकरों पर निगाह रखने के लिए, वो जो काम कर रहे हैं, वो जो सामान इनके लिए बना रहे हैं, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए, जिनको कहा था गुमाश्ता। उसको सैलरी दी जाती थी। तो कई बार आपके क्वेश्चन ये भी आता है, या तो ये आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार बुनकरों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, या फिर गुमाश्ता किसे कहा जाता है, गुमाश्ता कौन थे। दूसरा, फिर कंपनी ने क्या किया, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर, जो व्यक्ति, जो बुनकर कंपनी को डायरेक्ट अपना माल बेचता है, वो किसी और को नहीं बेच सकता, ये पाबंदी लगा दी। इसके लिए उसको एडवांस पेश की रकम दी जाती थी। काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए, काम का जब ऑर्डर मिल जाता तो उसको कर्जा भी दिया जाता था कच्चा माल खरीदने के लिए। और जो कर्जा दे लेते थे, उन्हें अपना बनाया हुआ माल, कपड़ा, कर्जा जो मजदूर कर्जा लेगा, वो अपना जो काम करेगा, जो चीजें बना रहा है, वो उसी गोमाश्ते को देगा। गोमाश्ता जो कर्मचारी, जिनको सैलरी दी जाती थी, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था इन पर निगरानी रखने के लिए, वो कर्जा इस शर्त पे देते थे कि अपना माल हमें ही बेचोगे, किसी और को नहीं दोगे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए, जैसे जैसे ये बुनकर थे, इनको कर्जा मिलता गया, वैसे वैसे काम इनका बढ़ता गया। महीन जो बारीक कपड़ा था, उसकी डिमांड बढ़ने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही जल्द बहुत सारे बुनकर, गांव में बुनकर और गुमाश्तों के बीच टकराव की, फिर धीरे धीरे क्या हुआ टकराव, क्योंकि अब ये जो गुमाश्ता थे, इनको सैलरी दी जाती थी किस काम के लिए, कि इन पे निगाह रखने। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया, कि जो चीज होगा वो उनको, जैसे कर्जा दे देते थे मजदूरों को या बुनकरों को। फिर क्या कहते थे कि जो तुम बनाओगे, जो जिस वस्तु का उत्पादन करोगे, वे वो हमें ही देनी है, किसी और को नहीं बेच सकते। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गुमाश्ता थे ताकतवर बनते जा रहे थे। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी ताल्लुकात होते थे, वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे। इससे पहले जो सौदागर होते थे, जो अपनी जरूरत की चीजें इनसे बनवाते थे और बाहर बेचते थे, वो इनसे पर्सनली, मतलब इनसे अटैच होते थे, इनकी समस्या को भी, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसका समाधान करते थे, सबसे नजदीकी रिश्ता होता था। अगर किसी पे कोई संकट आ गया, उनकी मदद करते थे। लेकिन ये जो गुमाश्ता जिनको नियुक्त किया गया थे, तो बाहर के लोग थे, डराते थे, धमकाते थे, गलत बर्ताव करते थे उनके साथ। तो धीरे उनको पीटा जाता था। बुनकर अगर टाइम पे काम नहीं कर रहे, किसी और को उसने सामान भेज दिया, तो उनकी पिटाई की जाती थी। तो इस तरीके से मतलब ये बहुत कट्टर थे, और बहुत इन्होंने दमन किया था, अत्याचार किया था बुनकरों पर। तो बुनकर और इनके बीच धीरे धीरे क्या हुआ, लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो गई। फिर आता है भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अफसर थे हेनरी पतुलो। उन्होंने कहा था कि भारत में कपड़े की मांग कभी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इससे अच्छा कपड़ा बनता ही नहीं है। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे, उनका क्या नाम था, हेनरी पतुलो। उन्होंने कहा था कि भारत में इतना अच्छा कपड़ा बनता है कि इसकी मांग कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो ये बात थी, ये बिल्कुल उल्टी साबित हुई। धीरे धीरे उसमें कमी आई, क्योंकि बहुत सारे उद्योग धंधे प्रतियोगिता में शामिल हो गए थे, बहुत सारे उद्योग धंधे आ गए थे, इसलिए उसकी मांग धीरे धीरे कम हो गई थी। तो देखिए, इसमें मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से बता देती हूँ, इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्मियन और फारसी सौदागर कहाँ कहाँ से चीजें लेके जाते थे, तो पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते। गुजरात के तट पर कौन सा बंदरगाह है, सूरत। सूरत बंदरगाह भारत की खाड़ी को किस बंदरगाह से जोड़ता है, कोरोमंडल तट पर और बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, तो मछलीपट्टनम और हुगली। सौदागर कौन थे, उनके बारे में। गुमाश्ता क्या थे न, गुमाश्ता क्या काम करते थे, उनके बारे में आपको लिखना है। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर
कौन थे हेनरी पुतुल, उन्होंने क्या कहा था, इनके कोटेशन। फिर आएगा हमारा फैक्ट्रियों का आना। अब शुरुआत हो गई बहुत सारी फैक्ट्रियों की। देखिए बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो थी, बम्बई में सबसे पहली जो कपड़े की फैक्ट्री थी, कपड़ा मिल थी, वो 1854 में लगी थी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा था। तो क्वेश्चन क्या बनता है, पहली कपड़ा मिल कौन थी, नहीं सॉरी, पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बम्बई में सन 1854 में। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम करी थी, 54 में सिर्फ एक थी। सबसे पहली जो कपड़ा मिल थी वो 1854 में स्थापित की गई थी। 62 तक आते आते वहां पर 4 फैक्ट्रियां काम करती थी। उनमें 94,000 तकलिया और 5150 करगे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिले, धीरे धीरे क्या हुआ, और राज्य जो थे उनमें भी बहुत सारी कंपनियां खुलने लगी। जैसे बंगाल में कौन सी मिल खुली, कौन सी कंपनी खुली, जूट मिले खुली। और देश की ये पहली जूट मिल थी 1855 में जो खुली थी, और 7 साल बाद 1862 में ये चालू हुई। देखिए आपको याद रखना है इसमें, बंगाल की जो पहली कपड़ा मिल थी वो 1854 में खुली, इसने 2 साल बाद काम किया। 1855 में बंगाल में खुली पहली जूट मिल, इसने 7 साल बाद इसने ये शुरुआत की अपने काम की। उसके बाद उत्तरी भारत में जो एल्गिन मिल थी वो कहाँ की थी, कानपुर की थी, सन 1860 में खुली थी। उसके साथ साथ अहमदाबाद में भी खुली पहली कपड़ा मिल, चालू हो गई अहमदाबाद में भी। 1874 में मद्रास में भी कताई और बुनाई की मिल खुल गई। तो किस किस राज्य में खुली, बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी, 2 साल बाद उसने उत्पादन शुरू किया। 1862 तक आते आते वहां पे 4 मिलें थी। बंगाल में जूट मिल खुली, पहली खुली 1855 में, इसने 7 साल बाद काम शुरू किया 1862 में। 1860 में एल्गिन, एल्गिन मिल कहाँ की थी, कानपुर की थी, अहमदाबाद में भी खुली, साथ साथ मद्रास में खुली 1874 में। प्रारंभिक उद्यमी मतलब शुरुआत के जो कंपनियों के मालिक थे, जो उद्यमी थे, उनके बारे में। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के जमाने से, शुरुआत से ही हमारा व्यापार किससे चल रहा है, चीन के साथ। आपको पता ही है कि पहले अंग्रेज जो क्या करते थे, वो भारतीय अफीम का, भारत में अफीम किसानों से उगवाते थे, चीन को बेचते थे, चीन से बदले में चाय लेते थे। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल की जहाजों में लादकर रवाना करते थे। व्यापार में पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी जो ज्यादा पैसा कमा जाते थे व्यवसाय में, सॉरी व्यापार में, तो वो क्या करते थे, कुछ अपना खुद का उद्योग मतलब अपनी कंपनी स्थापित कर देते थे। जैसे बंगाल में जो द्वारका नाथ टैगोर है, उन्होंने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और फिर बाद में वो क्या करने लगे, उद्योगों में निवेश करने लगे। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, बंगाल में कौन उद्यमी था जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया, द्वारका नाथ टैगोर। 1830 से 40 के दशकों में उन्होंने छह संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, 1830 से 40 के दशक में कितनी कंपनियां लगी, 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगी। लेकिन सबको इसमें सफलता नहीं मिली। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ टैगोर भी, इनको भी घाटा हुआ। बहुत सारे उद्योगपति जो थे वो सफल भी हुए लेकिन कई असफल रहे। बम्बई में डिनशा, पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी, नुसरत जी टाटा जैसे पार्थियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा, सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने कमाया। बम्बई में डिनशॉ, पैटिट और जमशेद नुसरतवान टाटा, इन्हों को काफी फायदा हुआ। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले 1917 में कलकत्ता में सबसे पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। कलकत्ता में जो सबसे पहली जूट मिल लगाई थी वो किसने लगाई थी, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ ने, जिनका क्या नाम था, हुकुमचंद। और किन के साथ व्यापार किया, चीन के साथ किया था। तो आपको लिखना है प्रारंभिक उद्यमियों के बारे में, पूरा पैराग्राफ आपका आ जाएगा। और कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी आई,
हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल, जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी। ये सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां थी उस समय। एक तो हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी, उनका प्रबंधन संभालती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। ये इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको कंपनियों के नाम याद रखने कि उस समय कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो आई। तो इसमें आएगा बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी। अब ये देखिए, कई बार जिन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते ना, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स में साइड में दिया होता है, इनमें से भी क्वेश्चन बनता है हमारा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे 1912 में जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया। तो इसमें क्या आएगा, जमशेदपुर में भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ? 1912 में। किसने किया? जे एन टाटा ने। कहाँ किया? जमशेदपुर। तो आपको तीन चीज याद रखनी है, डेट 1912, जगह जमशेदपुर, और किसने? जी एन टाटा ने। और किस चीज का? लोहा और इस्पात संयंत्र। दोबारा देखो, 1912 में कहा? जमशेदपुर में। किसने? जी एन टाटा ने। कौन सा? लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी, मतलब मजदूर जरूरी नहीं है कि जहां वो काम कर रहे हो वहीं के रहने वाले हो, एक जगह से दूसरी जगह पे बस गए थे। अब शब्द आता है जोबर। क्या होता था? जोबर क्या था? जो कंपनियों के मालिक हैं, वो नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए एक जोबर रखते थे। जोबर कोई पुराना और विश्वस्त, जो सबसे पुराना उनका कर्मचारी होता था ना, तो कंपनियों के मालिक उसको अपना जोबर बना लेते थे। वो क्या करता था, अपने गांव से लोगों को लाता था, उनको भरोसा दिलाता था काम का, उनको शहर में बसने के लिए मदद करता था, अगर मुसीबत पड़ती थी उनको पैसे भी देता था। धीरे धीरे यह भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया था, इसमें भी लालच आ गया था, धीरे धीरे तोहफा लेने लगा और मजदूरों के पे अपना नियंत्रण करने लगा। तो जोबर क्या था, आपको ये देखना है। जो क्वेश्चन क्या आता है, जोबर कौन थी? उद्योगपति का सबसे पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, जिसका काम क्या होता था? गांव से मजदूर लाना, उनको विश्वास दिलाना, उनको बसाना, उनकी मदद करना। फिर आते हैं औद्योगिक विकास का अनूठापन। औद्योगिक विकास में क्या क्या चीजें कुछ अलग हुई? छोटे छोटे जो उद्योग है, लघु उद्योग, वो बढ़ गए। अब 1911 में 67% बंगाल और बंबई में स्थित थे छोटे छोटे उद्योग, ज्यादातर 67%, 67% 1911 में कहाँ कहाँ थे? बंबई और बंगाल में। बाकी पूरे देश में ये छोटे छोटे उद्योग फैले हुए थे। इसमें एक शब्द आया, ये देखिए कई बार पूछा जाता है, फ्लाई शटर क्या है? फ्लाई शटल, ये रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक, ये एक औजार है जो किससे चलता है? ये रस्सियों से और पुलियों के जरिए, जिनका बुनाई के लिए, इसका जो फ्लाई शटल है, एक तो ये रस्सियों मतलब एक यांत्रिक मशीन है, ये एक तरीके की, ये एक मशीन है। इस मशीन का प्रयोग कब किया जाता है? बुनाई के लिए। ये जो क्षैतिज धागे होते हैं, जो धागे होते हैं, लंबे जो धागे होते हैं, उनको पिरो देती है और उनकी बुनाई करती है, मतलब। तो फ्लाई शटल क्या हुआ? एक मशीन है ये, जिसका काम क्या होता है? बुनाई का काम करना। फिर आता हमारा वस्तुओं के लिए बाजार। अब उत्पादन हो गया, बहुत सारी कंपनियां बन गई, बहुत सारे उद्योगपति आ गए। अब उसको बेचा भी तो जाएगा ना, तो उसको अब आज के समय में क्या, अगर हमें कोई वस्तु बेचनी है, तो ऐड आती है, हम टीवी में ऐड देखते हैं। अगर हमें कोई ऐड नहीं, अगर मान लो हमने कोई सामान हम लेने गए और हमने कभी उसकी ऐड ना देखी, तो हमें ये लगता है कि लोकल चीज है, ब्रांडेड नहीं है। तो उस समय इतनी सुविधा तो नहीं थी कि टीवी था लोगों के पास, वो ऐड देखते थे, एडवर्टाइजमेंट आते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन तरीके तो उनके पास भी थे ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। वो किस तरीके से आकर्षित बनाए जिससे कि लोग खरीदे? भगवान की मूर्तियों के चित्र बना देते थे, जैसे कृष्ण जी भगवान है, और
उस समय बाल ये जो मतलब जैसे ये वाला हो गया, इसके बाद ये देखिए, ऐसे आकर्षक आकृति बनाई, चित्र बनाए जाते थे जिससे कि ये साबुन है, ठीक है। इस पे देखो ये भगवान बना दिए, विष्णु भगवान जो वो आसमान से रोशनी ला रहे हैं, ऐसी साबुन हमारी उसमें जिंदगी में रोशनी लाएगी। तो इस तरीके के जो थे वो, आज के टाइम में जो एड हम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उस समय में ये इन तरीकों को अपनाया गया था। जैसे ये देखिए सारे फोटो जो दिख रहे हैं आपको, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। कपड़ों के जो बंडल होते हैं उस पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा क्या होता था कि अपनी किस कंपनी की है और उसका एड्रेस पता चल जाता था। जैसे आज अगर हम आज के समय में कोई चीज खरीदते हैं, तो आप कभी देखना हर पैकेट पे पूरी डिटेल लिखी होती है, कब बना, क्या डेट थी, कौन सी जगह से, क्या क्या किन किन चीजों को इसमें मिलाया गया। तो ऐसे ही पहले भी किया जाता था। पहले क्या होता था, लिखा जाता था किसका नाम, कंपनी का नाम, उसकी जगह, जिससे कि उसकी क्वालिटी का पता चलता था। और मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था, तो लोगों को ये लगता था कि ये चीज सही है, इसमें हमारे साथ कोई धोखा नहीं किया गया। लोग उसको देख के ज्यादा खरीदते थे। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसकी पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी आगे नोटिफिकेशन, मतलब जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाएगा। ये देखिए स्पिनिंग जेली क्या था, गांव में किसान और कारोबार सौदागर कैसे काम कराते थे। सूरत बंदरगाह जो था गुजरात में, वो उसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो गुमाशत नियुक्त किए थे उनके विषय में। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने किए इसमें। आपको बस ये लेसन अच्छे से सुनना है, वीडियो देखनी है, सुननी है और समझनी है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप ही कर लो।